गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट सेकंड का लेसन 5 डिमांड्स थ्योरी ऑफ डिमांड की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है। डिमांड क्या है? जब हम किसी भी चीज को खरीदना चाहते हैं और उस पर पैसा स्पेंड करने को रेडी हो जाते हैं। डिमांड क्या शो करती है? प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? जिस तरह से डिमांड शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस, वैसे ही जो डिमांड फंक्शन है वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट। किसी भी वस्तु की डिमांड और उसको निर्धारित करने वाले तर्क। आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। आप मार्केट में जाते हो, आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उससे जो शॉपकीपर है उससे पहले क्या पूछते हो कि इसका प्राइस क्या है। मतलब उस चीज की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? उसके प्राइस पे। ठीक है, तो ये क्या प्राइस का क्या है? डिटर्मिनेंट है। तो आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड फंक्शन को डिसाइड, मतलब डिटर्मिनेंट है जो डिमांड फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने डिमांड शेड्यूल स्टडी किया था इंडिविजुअल एंड मार्केट, वैसे ही जो डिमांड फंक्शन है ये भी दो तरह का है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एक व्यक्ति की जो है डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट। एक कंज्यूमर जो है किसी भी गुड की डिमांड करेगा तो वो किस किस डिटरमिनेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और मार्केट डिमांड क्या है? वो किन किन डिटरमिनेंट्स पे डिपेंड करेगी। आज हम स्टडी करते हैं पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि एक व्यक्ति जो है किसी भी कमोडिटी की किसी भी गुड की डिमांड करेगा तो वो कौन कौन से डिटरमिनेंट्स पे डिपेंड करेगी। नंबर 1 है ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं पीएक्स से। मतलब किसी भी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, मैंने कोई क्लॉथ वगैरह कुछ भी बाय करना है, मैंने सूट बाय करना है, तो मैं पहले क्या पूछूंगी? इस सूट के प्राइस क्या है? पूछने के बाद होंगे ना। तो किसी भी चीज की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी वस्तु की कीमत पे। अगर मान लो किसी भी चीज के प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर किसी भी चीज की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? प्राइस बढ़ जाने पे डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और प्राइस के कम हो जाने पे डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब डिमांड और प्राइस के रिलेशन को शो करता है। प्राइस अगर ऑन गुड के प्राइस क्या इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेकेंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स क्या होती है? मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हमने यहाँ पे 2 टाइप्स की हैं रिलेटेड गुड्स की, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? जो एक दूसरे की प्रतिस्थापक है, मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज की जा सकती है। जैसे देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? अगर एक के प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं, दूसरे के इंक्रीज नहीं करते, तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पहले के प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं और दूसरे के इंक्रीज कर जाते हैं तो क्या होगा? जिसके प्राइस कम है उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट का एक एग्जांपल लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। अगर मार्केट में टी और कॉफी दोनों अवेलेबल है, टी के प्राइस इंक्रीज कर दिए पर कॉफी के नहीं, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कॉफी की, अगर टी के प्राइस इंक्रीज कर दिए तो टी की डिमांड क्या है? कम होगी। और कॉफी की डिमांड क्या होगी? बढ़ गई। और इसकी अगर वाइस वर्सा हो जाए, मतलब कॉफी के प्राइस इंक्रीज कर जाए और टी के कम हो जाए, तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी और टी की बढ़ जाएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है जो एक दूसरे की जगह पे यूज की जा सकते हैं, जो मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे से। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब है कि दो गुड्स एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अब उन दोनों का यूज इकट्ठे ही होगा तभी वो कंप्लीट कहलाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो दो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, कार और पेट्रोल। अगर मेरे घर पे कार खड़ी है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है तो क्या कार मेरे लिए किसी यूजेबल है? नहीं ना। इसी तरह से अगर मेरे पास इंक वाला पेन है, मेरे पास पेन है पर इंक नहीं है, तो वो यूजेबल है? नहीं। वो दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। अगर मान लो कार के प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। कार के प्राइस बढ़ गए तो पेट्रोल की क्या है? क्या डिमांड बढ़ेगी? पेट्रोल की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेरे पास, मैं कार ही नहीं खरीदूंगी तो पेट्रोल का क्या यूज है मेरे लिए। उसी तरह अगर मेरे पास इंक वाला पेन है, मेरे पास पेन है लेकिन इंक नहीं है और पेन के प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं, इंक के नहीं करते, तो क्या पेन मेरे लिए यूजेबल है? नहीं। इस तरह से
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक के बिना दूसरी इनकम्प्लीट है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम पे भी डिपेंड करती है गुड की डिमांड। अगर नॉर्मल गुड है और कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर रही है तो नॉर्मल गुड के केस में इनकम के बढ़ने पर कंज्यूमर जो है गुड्स की डिमांड को भी, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, इनकम के इंक्रीज करने पे जो डिमांड है वो नॉर्मल गुड के केस में बढ़ जाती है। पर इंफीरियर गुड का केस क्या होता है? इंफीरियर गुड्स जैसे हम देखते हैं, मतलब जो पुअर सेक्शन है वो कॉर्स ग्रेन खाता है, मोटे अनाज। अगर बाय चांस उनकी इनकम इंक्रीज कर जाती है, इनकम उनकी बढ़ गई, तो जो कॉर्स ग्रेन खरीद रहे थे उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? मेरी अगर इनकम बढ़ जाती है तो शायद मेरी जो मतलब एक्सपेक्टेशंस है वो भी इंक्रीज कर जाएंगी। मैं चाहूंगी कि मैं अगर पहले मैं सादी रोटी खा रही हूँ तो अब मैं बटर से खाऊं, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज करगी ना। अगर मैं जो इंफीरियर गुड्स के केस में है कि पहले मैं मोटा अनाज खा रही थी तो अब मैं मोटे अनाज को छोड़ के मेरी इनकम इंक्रीज कर दी, तो मेरी बाकी चीजों के लिए डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंस, अगर मुझे किसी चीज की आदत लग गई है, कोई चीज मेरा शौक बन चुका है, कोई चीज मेरे को मेरे फैशन के अकॉर्डिंग लगती है, मेरा ट्रेंड है, तो मैं उन चीजों का क्या करती हूँ? चीजों का ट्रेंड है तो मैं क्या करती हूँ? उन चीजों को, मेरा टेस्ट बन चुका है तो मैं चाहे उनकी प्राइस इंक्रीज करें डिक्रीज करें, मैंने वो चीजें खरीदनी ही खरीदनी है। मतलब ये भी हमारी जो डिमांड है उसको इफेक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में अगर किसी भी चीज के प्राइस बढ़ने की संभावना है, एक्सपेक्टेशंस है मुझे कि फ्यूचर में इसके प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो मैं उस चीज की डिमांड को एट प्रेजेंट क्या करेंगे? हमें लगता है फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी वो सस्ती है। जिस टाइम पे कोई भी चीज सस्ती होती है उसे ज्यादा बाय करना पसंद करते हैं। और अगर हमें लगता है कि नियर फ्यूचर उसकी प्राइस जो है डिक्रीज करेंगे, कम हो जाएंगे, तो उसकी जो डिमांड एट प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब एक्सपेक्टेशन है, अगर मुझे लगेगा फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा? उसकी डिमांड एट प्रेजेंट बढ़ेगी। अगर मुझे लगता है फ्यूचर में इसके प्राइस कम होंगे तो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सारे के सारे जो डिटर्मिनेंट्स है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के हैं। अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज मार्केट डिमांड फंक्शन। जैसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने स्टडी किया है डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल। अब ये मार्केट में क्या इफेक्ट आते हैं? देखो, मार्केट डिमांड फंक्शन में भी हम इन सब के सब फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, लेकिन इनके अलावा क्या आता है उसमें? पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन साइज क्या है? अगर मान लो आपकी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो आपकी कंट्री में जो डिमांड है वो क्या होगी? बढ़ेगी। अब पॉपुलेशन साइज में हम दो तरह की पॉपुलेशन लेते हैं, एक कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं। कॉम्पोजिशन मतलब अगर मेल पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज कर रही है तो जो मेल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो जो प्रोडक्ट फीमेल यूज करते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हमारी सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है? नहीं है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो जाए तो क्या होगा? अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे डिमांड क्या होती है? फ्लक्चुएशन होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। अब हमने ये डिटर्मिनेंट्स की स्टडी कर ली, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? हमने पहले स्टडी किया डिमांड क्या है, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या था। प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी, प्राइस डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, जब भी हम कोई लॉ स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज लगाते हैं, स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। हम बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मान लेते हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी कितनी क्वांटिटी की आप डिमांड कर रहे हो, इन दोनों के रिलेशनशिप को शो करता है। इन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप बताया हमने? इनवर्स, नेगेटिव। और ये क्या है? इसमें हमने बाकी बोला कि स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अन्य चीजों को हमने कांस्टेंट मानते हुए हमने क्या कहा? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, एक विपरीत रिलेशनशिप है बिटवीन किस किस के बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जो हमने चीजें कांस्टेंट मानी है वो सारे के सारे क्या थी? डिटर्मिनेंट है।
कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन सब चीजों को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। हम इन्हें असम्पशन में शो करेंगे कि हमने इन सब चीजों को कांस्टेंट माना है। देखो अब जब हमने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी कर लिया, स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड कुछ assumptions पे बेस्ड है, कुछ मान्यताएं हैं इसके लिए। वो क्या है, जो हमने ऊपर लिखा स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, उसमें हम क्या क्या लेंगे, हम लेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन साइज में कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो सब के सब कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, हमने ये सब चीजें मान ली है। अब क्या है कि जैसे जैसे मतलब आप देखो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन है। प्राइस आप लगा लो, अगर 10 है तो जो क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी वो 200 है। अगर मैंने प्राइस बढ़ा के 15 कर दिए तो क्वांटिटी की डिमांड कम होकर 150 होगी। अब मैंने प्राइस बढ़ा के 20 कर दिए तो क्वांटिटी की डिमांड क्या होगी, 100 होगी। मतलब जैसे जैसे मैं प्राइस इंक्रीज करती जा रही हूँ वैसे वैसे जो क्वांटिटी की डिमांड है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब अगर मैं नीचे लेती हूँ, मतलब मैं प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन शो कर रही हूँ, 100, 150, 200, 10 पे मैं कितनी क्वांटिटी परचेज कर रही थी, अब ये जो ये है मतलब जैसे देखो पहले प्राइस क्या थे 10, तो क्वांटिटी की डिमांड कितनी थी 200, प्राइस कम थी। जैसे ही प्राइस इंक्रीज करके 15 हुई क्वांटिटी की डिमांड कम होगी 150, प्राइस और बढ़ गई क्वांटिटी की डिमांड और कम होगी। मतलब ये क्या शो करता है, जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी डिमांड है वो कम होती जा रही है। मतलब ये प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को शो करता है। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं एक टेबल और डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को हाँ जी स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक शेड्यूल और डायग्राम से स्टडी करते हैं। देखो जब किसी भी क्वांटिटी की प्राइस 10 है तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है 100, प्राइस कम हो गए 9 हो गए तो 150, प्राइस कम हो गए 8 हो गए तो 200। जैसे जैसे हमारे प्राइस डिक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी की डिमांड क्या है, इंक्रीज करती जा रही है। तो जो ये हमने इधर हमने प्राइस लिया, नीचे हमने क्वांटिटी ली है। जब प्राइस 10 है तो 100 की डिमांड, 9 पे 150 और 8 पे 200। ये क्या शो कर रहा है, ये जो डी से शो किया है हमारा क्या है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड। क्यों होता है डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड, अब हम इस चीज की स्टडी करते हैं। व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व का स्लोप जो है डाउनवर्ड क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू हमने पहले स्टडी किया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम किसी चीज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वांटिटी का यूज करते जाते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे देखो 8, 9, 10, 8 में हमने 200 ले रहे थे, 9 पे 150 और 10 पे 100। जैसे जैसे हम इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं, ये क्वांटिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, तो इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होगी हमारी, हम किसी भी चीज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वांटिटी को यूज करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। इस कारण भी इसकी डिमांड कर्व की स्लोप क्या है, डाउनवर्ड। सेकेंड, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में हमने लेनी है रियल इनकम। रियल इनकम क्या होती है, मतलब किसी रियल इनकम तब चेंज होगी, रियल इनकम है जब फॉल इन प्राइस, रियल इनकम किसी भी चीज के प्राइस जो है कम हो जाए, मतलब प्राइस जो है किसी भी चीज की कम होने शुरू हो जाए तो हमारी रियल इनकम क्या है, मान लो मेरी इनकम 100 रुपीज है, मेरी रियल इनकम होगी। और प्राइस किसी के 10 हो गए हैं, 10 से 9, 9 से 8 हो गए, लेकिन मेरी रियल इनकम वही 100 है। प्राइस के कम होने पे मेरी रियल इनकम क्या होगी, पहले प्राइस में 10 रुपीज पे कोई चीज लेती थी, अब प्राइस 8 हो गए तो मेरी रियल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, जो 2 रुपीज मेरे सेव हो जाएंगे तो मेरी रियल इनकम क्या है, इंक्रीज कर जाएगी। इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट अभी हमने स्टडी किया था। सब्स्टिट्यूट क्या थे, दो गुड्स हैं जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, टी और कॉफी। अगर टी के प्राइस इंक्रीज करके और कॉफी के कम हो गए तो टी की डिमांड क्या थी,
बढ़ जाएगी। मतलब जो जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, अगर एक के प्राइस बढ़ जाते हैं, दूसरा सस्ता है, तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर 4, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। क्या होता है, अगर कोई चीज सस्ती हो जाती है, किसी भी चीज के प्राइस जो है मार्केट में कम हो जाते हैं, तो उसको खरीदने वाले जो बायर्स हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। डिफरेंट यूजेस, एक ही चीज है, उसके एक से ज्यादा यूज है, तो उस चीज की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। जस्ट लाइक मिल्क का एग्जांपल लो, मिल्क का यूज हम किस किस काम के लिए करते हैं, मिल्क का यूज हम करते हैं घर, अगर हम सिर्फ घर के काम के लिए तो पीने के लिए, दही जमाने के लिए, चाय वगैरह के लिए, लेकिन हम उसको देखते हैं मिल्क का क्या यूज है, स्वीट्स में यूज होता है, पनीर बनता है, कर्ड बनती है, चीज बनता है, मतलब कितना कुछ है। तो जिस चीज के एक से ज्यादा यूज है, अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारे के सारे लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड डिफरेंट यूजेस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पे इसमें रियायत दी गई, छूट है। जैसे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में आप लोग मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके प्राइस अगर हाई होते हैं तभी उन्हें कोई खरीदना पसंद करता है। ये एक आम आदमी के बस की नहीं है, एक रिच सेक्शन के लिए। जैसे देखो हम यूज करते हैं, मतलब जैसे हम ये देखें डायमंड, अगर डायमंड के प्राइस हाई है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और अगर डायमंड के प्राइस लो हो जाते हैं तो हम कहते हैं इसकी क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट है, इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाएगी। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स वो गुड्स हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड कम हो जाती है। इरेशनल जजमेंट, इरेशनल जजमेंट होती है, अगर हम देखते हैं कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके प्राइस कम होते हैं लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की भी होती है, लेकिन हम लोगों ने अपने दिमाग में एक चीज बिठा रखी होती है, प्राइस हाई क्वालिटी गुड, अगर प्राइस लो है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक बोलो, उसमें क्या है कि जो रिच सेक्शन है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करता है, वो क्या करता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के प्राइस भी हाई होते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है हाई क्वालिटी के हैं। तो ये हमारा इरेशनल जजमेंट है, हम मानते हैं कि अगर किसी चीज की प्राइस हाई है तो उसकी क्वालिटी बेटर है, अगर उसके प्राइस लो है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया डिमांड फंक्शन, उसमें हमने क्या स्टडी किया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फिर हमने स्टडी किया है लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके।